Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum khawateen और हज़रात. Thank you so much for streaming us on Tamasha or Myko or watching us live on Jio Super. मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान और इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 एंजॉय कर रहे होंगे. मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक वार्म वेलकम दूं इनटू डग आउट. मेरा ख्याल है जो सबसे पहले मैं तस्करा करना चाहता हूं फॉर ऑल द 3 गेम्स विच हैव टेकन प्लेस जस्ट येस्टरडे. वी गोइंग टू स्पीक अबाउट इट. हमने पाकिस्तान के गेम के हवाले से कल बात कर ली थी प्रोग्राम में. उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस यूएसए, देन अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और जो आज के मैचेस जो अभी अंडरवे हैं उनके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे. सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि अपने मौजूद मेहमानान का तारुफ कराऊँ और तारुफ के बाद जो एक बहुत ही अहम सवाल है वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ. इन्होंने अभी मेरे से ऑफ एयर ये पूछने की कोशिश की है कि बात का आगाज़ कहाँ से होगा, तो मैंने इनको जवाब नहीं दिया. मैंने कहा सब अच्छा होगा. तो ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आपको पता है कि डग आउट की स्पेशलिटी है कि हम मेक श्योर करते हैं कि हम हर एरा में जो खेले गए खिलाड़ी हैं उनको भी अपनी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में शामिल करें, एनालिसिस लें उनसे भी, उनका भी फीडबैक हासिल करें एज टू हाउ द गेम्स आर एक्चुअली गोइंग ऑन. जो अभी तक की गेम्स हमें नज़र आती हैं अच्छी तगड़ी गेम्स नज़र आई हैं. कुछ टीम्स के क्लोज कॉल्स भी हुए जिनमें पाकिस्तान एक है. इंडिया के लिए भी ऐसा ही लगा कि शायद डिफिकल्ट हो गया जब वो अर्ली ऑन 4 विकेट्स यूएसए के अगेंस्ट खो चुके थे. उसके बाद जब अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की भी बात करें इट लुक लाइक क्लोज कॉल एज वेल. लेकिन ये सारी बातें हम ज़रूर करेंगे. सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराते हैं. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, ही इज over here with us, the senior most on the panel right now. Ladies and gentlemen, he is Mr. Yasir Hamid. Hello, Yasir bhai. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you. Thank you. Always young, mashallah, looking very smart and dapper. Alhamdulillah. Alhamdulillah, very nice. उन्हीं के साथ ख़वातीन और हज़रात यहाँ पे डग आउट के सेट पर मौजूद है हमारे साथ दी. मैंने एक दफ़ा ना गलती से ये भी कह दिया था रॉन्ग एक्शन. सो द रॉन्ग फुट एक्शन prodigy, ladies and gentlemen, the swing master himself, he is Mr. Suhail Tanveer. Hello Suhail bhai, assalamu alaikum. How are you? डॉक्टर शहजाद कैसे हैं आप कैसे? ये आपने बात कह के मुझे उनकी याद दिलाई जिन्होंने हमारे करियर का आगाज़ करवाया था. अल्हम्दुलिल्लाह. तो जहाँ पे भी डॉक्टर साहब हैं मेरा ख्याल है उनको भी सर अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ खुश होंगे. और ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा ख्याल है इनकी जब भी बात की जाती है हैपेंस टू बी अ T20 स्पेशलिस्ट, जिस भी रोल में इनको टीम में मौका दिया गया ये हमेशा वहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आए. वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल एंड पिवटल प्लेयर्स टिल द टाइम दैट ही वाज प्लेइंग, ही स्टिल प्लेइंग एज वेल. PSL में इंशाल्लाह हम इनको जलवागर होते हुए ज़रूर देखेंगे आने वाले वक्त में. ऑक्शन का इंतजार है. फिर हम पूछेंगे कौन सी टीम, कहाँ जा रहे हैं, सांबा जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, पूछेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, द स्पेशलिस्ट हिमसेल्फ इज मिस्टर इमाद वसीम. हेलो इमाद भाई, अस्सलाम वालेकुम. हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं. अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक. मैं इस बात में हमेशा कंफ्यूज है, तो आप भी मुझे भाई बोलते हैं, मैं भी भाई बोलता हूँ. आप बड़े मुझसे नहीं, बड़े मुझसे. बंदा किरदार से बड़ा होता है. Well, let's get started. सबसे पहले जो खबर आई है यासिर भाई आपसे शुरू करता हूँ और बड़ी खबर है और हमने कल इसके ऊपर तस्करा किया था कि हमारे ऑनरेबल वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया, उनका स्टांस है कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे और पूरी जो नेशन है वो हार्किन करती है और एंड वी स्टैंड बाय द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर. लेकिन अब जो खबरें डेवलप हो रही हैं वो ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से मीनुल इस्लाम साहब जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं. ICC से इमरान ख्वाजा साहब आ चुके हैं जो हमारे PSL के करता धरता है. उन्होंने उनको रिसीव किया है एयरपोर्ट के ऊपर और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है दैट देयर आर टॉक्स इन बिटवीन. हमने बांग्लादेश के लिए ये स्टैंड लिया था, यही स्टांस लिया था कि ICC ने उनकी बात नहीं सुनी. अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश ही शायद पाकिस्तान को कन्विंस करने के लिए आ गया है पाकिस्तान के बॉस तुसी है, गेम खेल लो, राणा तू ही है. राणे तू ही है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो यासिर भाई क्या लगता है आपको कि हो सकता है कि हम शायद इंडिया के खिलाफ जो हमारा मैच है वो हो जाए? देखें, जो इस वक्त बैटल चल रही है तो मुझे तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान प्रिंसिपली विनिंग द बैटल और लीगली भी पाकिस्तान जो है ना वो बैटल जीत रहा है. तो ICC का यहाँ पे आना इट सेल्फ इट शोज़ और इट प्रूव्स के पाकिस्तान विल डोमिनेट इन कमिंग टाइम. और जो भी एपिसोड चल रहा है जिसमें पाकिस्तान जो है वो डोमिनेट कर रहा है और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो बायलैटरल सीरीज़ नहीं हुई फ्राम 2016 टू टिल नाउ, जो 64 मिलियन का लॉस हुआ है पाकिस्तान को, पाकिस्तान वो भी क्लेम कर रहा है. तो देखें जो भी सिचुएशन बनी, एक हम सोच रहे थे कि एक थ्रेट आएगा इंडिया की तरफ से जो नहीं आया. इट मीन्स कि पाकिस्तान इज़ विनिंग द बैटल. तो वी होप दैट जितनी भी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के फेवर में जाएं. टिल नाउ मैं समझता हूँ कि जो भी एम्बेसडर, जो भी एडवाइज़र है चेयरमैन का, तो वो अच्छा एडवाइस कर रहे हैं और पाकिस्तान इज़ बड़ा स्मार्टली मूव कर रहा है. पाकिस्तान बड़ा स्मार्टली मूव कर रहा है. यासिर भाई की टेक ये है. सुहेल भाई, अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंस लिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंस लिया जिसकी वजह से हमारे ऑनरेबल वज़ीर आज़म की भी स्टेटमेंट आई, हमारे
जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा कि भाई जो अब हमारी हुकूमत कहेगी हम भी वो सुनेंगे, क्योंकि इंडिया भी यही करता था और ये सारा रीत रिवाज जो है इंडिया से ही उसका आगाज हुआ। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलता है कि बॉस आप खेलें, श्रीलंका बोर्ड भी कहता है कि आप खेलें, कुछ बैकडोर चैनल कॉन्वर्सेशन शायद जो है कि इंडिया जो है वो सऊदी भी गया है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया की गेम होनी चाहिए। आपको लगता है पाकिस्तान को अपना स्टैंड चेंज करना चाहिए, उसी पे रहना चाहिए? देखिए, आपको सबसे पहले अपने मुल्क के इंटरेस्ट देखने हैं। ठीक है। वट एवर इज़ गुड इन योर कंट्रीज इंटरेस्ट, आप वो डिसीजन लें। और जैसे आपने कहा कि पूरी नेशन इज़ बिहाइंड वट एवर गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने डिसीजन, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना होता है जो शायद हमें बीइंग आउटसाइडर चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। सो गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी, बट कल भी मेरा स्टांस यही है कि क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एंड वी आर नॉट द वन हु स्टार्टेड, बट जैसे यासिर भाई ने भी कहा कि हमने अपनी वर्थ शो की है कि वो मीन समथिंग। पाकिस्तान को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। एंड नाउ अगर एंड जैसे यासिर भाई ने भी कहा, हमने बांग्लादेश का साथ दिया, यस हमारी ब्रदरहुड कंट्री है, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमने प्रिंसिपल के ऊपर स्टांस लिया है। ठीक है। कि यार आपने किसी, वो चाहे बांग्लादेश होता, चाहे स्कॉटलैंड, चाहे कोई एसोसिएट मेंबर भी होता, कि आपने प्रिंसिपल के ऊपर स्टांस लिया है कि अगर पाकिस्तान इंडिया को लग्जरी हासिल है तो बाकी किसी बोर्ड को क्यों नहीं है। कि अगर उनके जेन्युइन कंसर्न है, जेन्युइन कंसर्न थे ना बांग्लादेश के, जेन्युइन कंसर्न थे, तो आपको उनको एड्रेस करना चाहिए था, जो कि आपने इंडिया की दफ़ा भी किए, वो पाकिस्तान की दफ़ा किए। तो हमने प्रिंसिपल के ऊपर स्टांस लिया है, विच वॉज वेरी, मेरे ख्याल में उसको जितना अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। नहीं इसलिए नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ कि आपने प्रिंसिपल के ऊपर स्टांस लिया। बराबरी होनी चाहिए, वो चाहे रिगार्डलेस कि आप एसोसिएट मेंबर हैं या आप बीसीसीआई हैं या पीसीबी हैं। एग्जैक्टली बहुत ही तगड़ी स्टेटमेंट दी है सुहेल भाई ने। और जितने लोगों को शायद इसका इल्म ना हो, जो अभी हमें शायद डगआउट पे सुन रहे हो, इसके बारे में मैंने पहले बड़े प्रोग्राम किए। एक तो सबसे पहले वहाँ से जब आईपीएल से एक्सपेल किया गया खिलाड़ी को, उसकी वजह से वहाँ पे एक बड़ी हीट हुई। फिर उन्होंने कहा जी हम आईपीएल नहीं दिखाएंगे बांग्लादेश में। फिर उसके बाद जो उनकी अपराइजिंग हुई थी, उसके खिलाफ जो स्टूडेंट बॉडी का जो मेरा ख्याल आप उसको लीडर कह लें, हादी जिनका नाम था, अनफॉर्चुनेट मर्डर हुआ उनका। और उसके बाद ये कहा जाता है कि वो फ्लड कर गए इंडिया, जो भी कातिल थे। उसके बाद ये सारी सिचुएशन डेवलप हुई। फिर उन्होंने कहा वाकई हमें सिक्योरिटी इशूज़ हैं, बांग्लादेश ने कहा। और जब सिक्योरिटी इशूज़ की बात आई तो आईसीसी ने उनकी जो है वो बात नहीं सुनी। अब फिलहाल अमीनुल भाई जो है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उसके बाद इमरान ख्वाजा आईसीसी से मौजूद हैं। आपने इमाद भाई दोनों की स्टेटमेंट सुन ली। आपको नहीं लगता कि अब अगर पाकिस्तान अपना स्टांस चेंज करेगा, इवन दो ये डिप्लोमेटिक प्रेशर हो, ये हमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बोल रहा हो या श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड बोल रहा हो, पाकिस्तान को स्टांस चेंज करेगा तो पाकिस्तान विल बी ऑन अ वीकर साइड? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि देखें ये गवर्नमेंट लेवल पे इशू है, क्रिकेट बोर्ड का इशू नहीं है इतना। ठीक है। और जब आपके हमारे वज़ीर आज़म ने कह दिया कि नहीं खेलेंगे, और उसके बाद अगर वो कह भी देते हैं कि खेलेंगे, तो हमें तो वही करना है जो हमारी गवर्नमेंट कहेगी, साफ सी बात है। और हमें वही करना चाहिए, सपोर्ट भी उन्हीं को ही करना चाहिए। अगर वो कहेंगे नहीं खेलेंगे तो सुहेल भाई की बिल्कुल बात सही है, एज अ क्रिकेटर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंट लेवल पे बात आ जाती है, नेशन की बात आती है, तो आपको गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए। और मैं बिल्कुल इस हक में हूँ, जब अगर वज़ीर आज़म ने कह दिया नहीं खेलना चाहिए तो नहीं खेलना चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं। मेरे ख्याल है हमारे जितने भी मौजूद मेहमान हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, प्रेजेंट लीग क्रिकेट खेल रहे हैं या लीग्स में शिरकत करते हैं वर्ल्ड ओवर, ये उनकी स्टेटमेंट है। और कहते हैं कि जी खेल में जो है वो सियासत नहीं होनी चाहिए, बट जो हमारी लीडरशिप कहेगी हम उसके आगे सर निगूं करेंगे। एंड आई थिंक दैट्स रियली द स्टांस। और अभी भी अगर हुकूमत कहेगी कि भाई खेल लो, हम खेलेंगे, नहीं कहेंगे तो हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, ये एज अ नेशन भी हमारा ये एक मेरा ख्याल है तर्ज ज़िंदगी है। और ये तर्ज ज़िंदगी ऐसी है, घर से हमें यही सबक मिलता है कि बेटा आपने कभी मस्ती नहीं करनी, लेकिन अगर आप को मस्ती करें तो आप उसका डबल मस्ती करें। तो फिर अब हम मेरा ख्याल है डबल मस्ती के ऊपर है। बट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरा ख्याल है हमने कल बात की थी, आप दोनों को बहुत मुबारक हो, क्योंकि आप लोगों की जितनी भी जो मैं उसे कहूँ विशेष टिप्पणियाँ थी या जो आप लोगों के प्रेडिक्शंस थी, वो आप लोगों की बिल्कुल ठीक हुई हैं। आपकी भी ठीक होने वाली थी, मेरी भी ठीक आधे टाइम तक तो लग रहा था कि शायद हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सका। बट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मैच। यू नो, आई थिंक इट वाज द सेकंड मैच इन ग्रुप सी, वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड। लेट्स टेक अ गुड लुक एट द मैच समरी एंड लेट्स गेट इनटू द डेप्थ of it and analyze the game as well. West Indies के हवाले से हमारे खिलाड़ियों ने काफ़ी बात की थी. Looking at the match summary, what actually was heartwarming for me was to see के पहले West Indies शायद उसका स्कोर नहीं कर पा रहा था, but when it was Hetmeyer, you know, who actually scored 64 of 36, and then Brendan King, you know, making sure that he's going to put in or chip in as much as that he could. On the other hand, if you're going to look at Scotland, it was their skippers inning, Richie Burrington,
42 of 24, and Tom Bruce with 35. There was a bit of, I think, bowling issue with West Indies. We're going to speak about it. And then Romario Shepherd and Jason Holder. Romario Shepherd's wonderful hat-trick just yesterday, 5 of 20, and then Jason Holder with 3 of 20. On the other hand, certainly Scotland, Brad Curry and Oliver Davidson, Brad Curry with 2, and Oliver Davidson with 1 scalp. Now, let's get started with, first of all, मैं ज़रा यासिर भाई की तरफ बात करता हूँ. यासिर भाई, वेस्ट इंडीज़ के बारे में कल काफ़ी टीम बात हुई, ये भी उसी तरह के अनप्रेडिक्टेबल है जिस तरह पाकिस्तान है. बट द स्टार्ट दे गॉट इज समथिंग, बिकॉज स्कॉटलैंड ने खुद चूज़ किया कि यार हम पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं, और पाकिस्तान का भी यही अलमिया नज़र आया. यहाँ से शुरू करते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस वर्ल्ड कप के अंदर भी क्या बैटिंग सेकंड विल बी मोर फेवरेबल इन श्रीलंका, और डू यू थिंक कि शायद ये सेंटिमेंट नहीं है अब पिचेस को देख के जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं? आई थिंक बैटिंग सेकंड मेरे ख्याल से इट विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन, ओके, क्योंकि पिचेस जो है वो ज़्यादा फेवर कर रही है और कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो स्पिनर्स को है. ठीक है, पाकिस्तान को भी अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली वो बाकी टीमों से उनकी बॉलिंग में डेप्थ है, क्योंकि हमारे पास एक शादाब की सूरत में जो उसने कम बैक की, और नवाज, वो दे आर एडिंग द वैल्यू इन द टीम. ठीक है, ये इधर बैठा है, ये भी अगर होता तो पाकिस्तान की टीम और भी तगड़ी होती. बट द थिंग इज़ के अब हमने कुछ बोर्ड पे रन्स तो करने हैं ना. अब अगर हमारा मिडल ऑर्डर अगर इस तरह कर रहा है, ठीक है, तो मतलब आई मीन नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बाबर आजम इज़ अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन वो जो बैगेज कैरी कर रहा है वो T20 का नहीं है. ठीक है, वो लेगेसी और जो अपनी जो बैगेज कैरी कर रहा है, जो उसकी क्लास है, वो वनडे और टेस्ट में रन करके गया. अब आज हैरी ब्रूक को आपने देखा 13 बॉलों पे 16 थे उसके. He's under heat anyways. ठीक है, नहीं हम आएंगे, हम मैच वाइज चल रहे हैं. अभी वेस्ट इंडीज स्कॉटलैंड पे रहते हैं, आप पाकिस्तान के बारे में क्यों कल नहीं थे, कुछ कहना चाहते हैं, कह दें. पाकिस्तान की टीम हमारी बड़ी तगड़ी टीम है, तो और मैंने आपको जिस तरह बोला, ये जिस तरह ये जो कम बैक है शादाब का और नवाज का, दे आर ये वैल्यू ऐड कर रहा है. बट द थिंग इज बड़े रन बनाए शादाब ने कल. नहीं यार को गालो भी करो, परफॉर्म तो करना चाहिए ना उसको. परफॉर्म करना चाहिए. That's the point. एग्जैक्टली. चलिए जी, आपने ये बात कर दी है, हम पाकिस्तान के हवाले से चूंकि यासिर भाई बात कर चुके हैं, तो जरा स्टिक टू वेस्ट इंडीज. मैं जरा इमाद की तरफ बढ़ना चाहता हूँ. इमाद, अकील हुसैन एक ऐसे खिलाड़ी वेस्ट इंडीज में जो हमें लेटली जो मुझे याद पड़ता है वो ये है कि वो उनको फिंगर स्पिनर को ना अर्ली भी ऑपरेट कराया जाता था फॉर हिम टू काइंड ऑफ कम डाउन. और वो आपकी बात करें हम या हफीज़ भाई की बात करें, जो आप लोगों की यूटिलिटी होती थी, आपको लगता है कल अकील हुसैन की यूटिलिटी मजीद बेहतर कर सकता था वेस्ट इंडीज़ इन टर्म्स ऑफ द गेम अगेंस्ट स्कॉटलैंड? आई थिंक टैक्टिकली बहुत अच्छा उसने कैप्टनसी की है, क्योंकि पहले जो 6 ओवर थे ना उसमें थोड़ा सा मिल रहा था आपको एज अ फास्ट बॉलर. तो यूजली मैं यही बात ही करना चाह रहा था. देखें, जैसे आगा चेंज करता है अपनी टैक्टिकल उसी वक्त ही, तो उसने भी, कैप्टन ने भी की, क्योंकि उन्होंने पहले जब खेले थे 6 ओवर तो उनको बहुत मुश्किल हुई, उन्होंने कहा फास्ट बॉलर से स्टिक करें. सो अकील हुसैन नो डाउट करंट उसमें वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है पावर प्ले का, और पावर प्ले में उसकी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं. सो उसको नीचे कराया गया. सो आई थिंक टैक्टिकली बहुत अच्छा था, लेकिन हर मैच में ऐसे स्विंग नहीं मिलेगा या ऐसे मुश्किल नहीं होगी. मुझे लगता है 2 ओवर्स और 13 की इकॉनमी. देखें, जो प्लेयर, क्योंकि जब मैं अर्ली ऑन मैं भी खेलता था, सोहेल भाई और यासिर भाई हैं, तो जब अगर मैं पावर प्ले से हट के बॉल करता था मुझे मुश्किल होती थी, क्योंकि मेरा वो स्लो बॉल डेवलप नहीं हुआ था. सो ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस यही चीज़ सिखाती है कि आप स्लो बॉल करें, वेरिएशन करें. तो वो चीज़ अकील को अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी 2-3 साल हुए उसने आके किया. और होता ही है कि पहले 1-2 साल तो पता ही नहीं लगता कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आप एक सीरीज़ 2-2 सीरीज़ खेलते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सारे आपको रीड करना शुरू करते हैं. देन यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ. सो अकील इतना मिडल ओवर्स में नहीं है, मोटी बहुत अच्छा बॉलर है अकील के मुकाबले में मिडल ओवर्स में, लेकिन अकील अगर पावर प्ले में करे बहुत अच्छा ऑप्शन है. अकील अगर पावर प्ले में करे तो अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उनको लगता है कि यार जो स्किपर थे वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने भी अडाप्ट किया, और अडाप्ट करके जहाँ पे अकील को बॉलिंग करी ठीक रही. थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर है. दूसरी तरफ जो कल मेरे ख्याल में मेला लूटा सोहेल भाई, वो लूटा रोमारियो शेफर्ड ने. 5 विकेट उन्होंने हासिल की और उन्होंने स्कॉटलैंड की इंड से इंड बजा दी. व्हाट वाज द क्रक्स ऑफ हिज बॉलिंग? वो क्या ऐसी गेंदबाजी तो नहीं लग रही थी जिस पे आपको लगे कि यार ही इज इनविंसिबल नाउ? देखिए, रोमारियो नॉट नोन फॉर हिज बॉलिंग. वो नॉर्मली अगर टीम में जगह बनाते हैं तो एज ए लो मिडल ऑर्डर पावर हिटर हु कैन बॉल, और बॉलिंग उनकी कभी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही. लेकिन अगर वो इस तरीके से, जिस तरीके से कल उन्होंने द वे ही चिप्ड इन, अगर इस तरह की परफॉर्मेंसेस देंगे तो ऑब्वियसली इट हेल्प्स द टीम. तो फुल क्रेडिट टू हिम.
देखिए जैसे इमाद ने भी अभी बात की ना कि आप जैसे जैसे खेलते जाते हैं आप सीखते हैं, आप अपनी गेम में नई इन्वेंशंस लेके आते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही चीज़ पे लंबे टाइम तक सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होता है जब तक आप इवॉल्व ना करें। हम हमेशा यही बात करते हैं यहाँ बैठ के। तो ये भी ऑब्वियसली ही इज़ बीन अराउंड, मुझे याद है क्योंकि पहली दफ़ा इसको मैंने गयाना में देखा था, एज ए नेट बॉलर आए थे ये वहाँ पे हमारे CPL के मैचेस हो रहे थे तो वहाँ पे आए थे, तो आई सॉ हिम फर्स्ट देयर। उसके बाद गयाना ने इनको खिलाया, देन ही परफॉर्म सुपर्बली वेल इन CPL। फिर आप देखें कि उन्होंने ओवर द ईयर्स पूरी अराउंड द ग्लोब लीग क्रिकेट खेली, तो आप सीखते हैं। देन ही स्टार्टेड प्लेइंग फॉर वेस्ट इंडीज़ एज वेल। तो आई थिंक के फुल क्रेडिट टू हिम, जिस तरीके से उन्होंने 5 आउट किए हैं। अगर वो इस तरह की परफॉर्मेंसेस देते रहते तो इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर Caribbean team and West Indies And team. was it because of his line? Was it because of his action? He's a tall guy. जहाँ से बॉल रिलीज हो रहा है. T20 क्रिकेट में यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सिचुएशन को रीड करके अपनी बॉलिंग प्लान करनी होती है कि व्हाट सिचुएशन डिमांड्स या बैट्समैन अभी क्या देख रहा है। वो हिट मारनी है, उसको 8-10 रन करने हैं तो क्या बॉलिंग है, या 4-5-6 रन अगर पर ओवर चाहिए तो क्या बॉलिंग करनी है। तो आई थिंक ही वाज स्मार्ट इनफ, ही वाज मिक्सिंग हिज पेस, और नॉर्मली उनको कैचेस हुए हैं बाउंड्री लाइन पे, तो दैट शोज कि वो ही वाज मिक्सिंग इट इस पेस। और यही उनकी जो है वो स्ट्रेंथ है कि वो स्लो वंस उन्होंने डेवलप किए हैं, स्लो बाउंसर अच्छा करते हैं। इज़ नॉट एक्सप्रेस, व्हेन ही स्टार्टेड ही वाज बॉलिंग 140 प्लस, बट अब वो 140 टच नहीं करते। सो उन्होंने बट जो चीज़ें सीखी, जो स्मार्टनेस सीखी है, दैट केम आफ्टर प्लेइंग अराउंड द ग्लोब। इतने अरसे से जब आप खेलते हैं तो दैट्स व्हाट ही लर्न। और T20 क्रिकेट में दैट्स व्हाट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आगे कहा ना कि यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ कि आपने कहाँ पे किस तरह की बॉलिंग करनी है। सोहेल भाई, मेरा सवाल है जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, टेक्निकल थोड़ी बात करते हैं। जैसे ये जो विकेट्स हैं आजकल, जी, जब आप बॉलिंग करते थे T20s में, यूजुअली ओवर द ईयर्स मैंने और आमिर ने काफ़ी ज़्यादा खेल के ये एसेस किया है कि हम ये करते हैं जो विकेट डिमांड कर रहा हो ना वो ज़्यादा बॉल करें। लाइक लेंथ बॉल अगर डिमांड करो, कोशिश करें वो बॉल करें, और बैट्समैन को ये ना सोचेंगे बैट्समैन अब ये करेगा, अनलेस वो करे। तो आप जब करते थे, क्योंकि आप इतने सक्सेसफुल रहे दुनिया में, तो आपकी क्या सोच होती थी? मतलब आप दोनों स्विंग करते थे, विकेट अगर डिमांड कर रहा है सीम, तो आप क्या करते थे? बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन तुमने किया है कि हम बॉलिंग में ना बड़ा अंडरमाइन करते हैं जो हार्ड लेंथ है ना T20 में, उसको बड़ा अंडरमाइन किया जाता है। लोग बॉलर इतना उसको बैक नहीं करते। मेरी अगर स्पेशली विद द न्यू बॉल, अगर बॉलिंग मैं अपने फिगर्स या अपनी वो पूरा स्टैट उठा के देखूँ ना, तो मेरी 80 to 90% बॉलिंग स्पेशली विद द न्यू बॉल जो है वो गुड लेंथ होती है, 4 to 6 मीटर। उसमें आपको एक्यूरेसी बहुत चाहिए होती है, क्योंकि आपके पास मार्जिन नहीं होता। इधर भी एक फील्डर होता है स्क्वायर लेग, थर्ड मैन होता है, देयर इज नो मार्जिन। आपको यू हैव टू बी एक्यूरेट। तो मेरे ख्याल में मैं एक्यूरेट था। मैं इन स्विंग करूँ या आउट स्विंग करूँ, आई यूज्ड टू फिनिश विद इन द स्टंप। दैट्स व्हाट मैटर्स कि आपकी लाइन अगर थोड़ा सा भी बाहर करेंगे आपको कट लगेगी, देयर इज नो प्रोटेक्शन। अगर टांग पे करेंगे तो फाइन लेग पे। सो व्हाट मैटर इज कि आपकी लाइन और लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि जो विद इन द स्टंप फिनिश कर रही हो, वेदर यू बॉलिंग अवे स्विंग और इन स्विंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि 4 to 6 मीटर की लेंथ आपकी जितनी एक्यूरेट, ये मैं पहले 6 ओवर की बात कर रहा हूँ, कि जितनी एक्यूरेट होगी, जितने आप कंसिस्टेंट होंगे, आप मैं आंखें बंद करके भी ना 6 में से 5-4 बोले में अभी भी 4 से 6 मीटर की लेंथ पे फेंक सकता हूँ। मेरी इतनी प्रैक्टिस थी। तो आपकी जितनी ये एक्यूरेसी होगी आप उतने सक्सेसफुल होंगे इन टर्म्स ऑफ कंटेनिंग, नॉट टेकिंग विकेट्स। बट मेरा यही था कि मेरा टारगेट हमेशा से ये होता था, मेरा इकॉनमी रेट पावर प्ले में लेस देन 6 है थ्रू आउट द ईयर्स, वो चाहे लीग क्रिकेट है या चाहे इंटरनेशनल है। तो मेरा एम यही होता था कि 2 ओवरों में मैंने 8 से 10 रन देने हैं। पहले ओवर में आई यूज्ड टू गो फॉर विकेट्स, क्योंकि पहला ओवर तुम्हें पता है 1 ओवर ही स्विंग होता है, नया बॉल। आई यूज्ड टू लुक फॉर विकेट्स, बट उससे अगला ओवर में यही करता था कि मैंने विद इन 6 रन, ताकि मैं 2 ओवरों में 10-11 रन दूँ, ताकि कंट्रोल लूँ। दूसरी साइड से विकेट्स आपको मिल जाती हैं। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे, मैं देखता हूँ बॉलर्स, दे डोंट, वो जैसे तुमने भी कहा ना कि दे चेंज द लेंथ फॉर सेक ऑफ नथिंग, जस्ट प्रिटेंड करते हैं, ज्यूम करते हैं यार बैट्समैन अभी हमें मारने जाएगा। सो आप उस, जब तक बैट्समैन आपको हिट ना मारे, यू डोंट हैव टू चेंज। 3-4 बॉलों के बाद यस आप कर सकते हैं, बट एक बॉल के बाद एक लेंथ बॉल किया, दूसरा आपके जी वो इससे चलानी है तो आप मुंह में कर दें या बाउंसर मार दें, दैट्स नॉट द स्मार्ट। आई थिंक व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँ कि बॉलिंग पार्टनरशिप होती है। बॉलिंग ये नहीं होती कि अगर दूसरे एंड से 4 रन 5 रन मिले तो आप चांस लो आके, तो आप भी प्रेशर क्रिएट करो। तो वो शॉट ऐसी गलत मारेंगे, यहाँ से भी बैट्समैन है, अगर उनको 5-6 डॉट बॉल्स हैं तो वो गलत शॉट मारने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक जब मैं और सोहेल भाई खेलते थे या मैं और आमिर खेले हैं,
तो हम लोग यही करते थे कि दोनों एंड से प्रेशर डालते थे। तो आप यूजुअली देखें पावर प्ले में 4 ओवर में 20 रन और 2 आउट हो तो आपका वो मैच सेट हो जाता है। हाँ जी। एग्जैक्टली। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की जहाँ पे आपने कहा कि यार जो पिच डिमांड करे, जो कंडीशंस डिमांड करें वो करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसमें सोहेल भाई का जवाब भी बड़ा अच्छा था। लेकिन क्या आप और आमिर जो कैप्टन डिमांड करता था वो वाली गेंदबाजी भी करते थे? नहीं, हमेशा आई थिंक जितने भी कैप्टन्स रहे उन्हें सपोर्ट किया, उन्होंने सपोर्ट किया, और हमने कभी भी कोई भी हमें जो भी कोच या कैप्टन अच्छा हमें नहीं, देते थे शहजाद, target। सॉरी इमाद, कैप्टन डिमांड आपसे नहीं करता। बॉलर पहला कैप्टन अपनी बॉलिंग का होता है। आप अपना पहला प्लान एज ए बॉलर कैप्टन को देते हो यार कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे ये फील्ड चाहिए। ठीक है। इफ दैट डजंट वर्क देन कैप्टन इंटरवीन और वो कहता है ओके दिस इज नॉट वर्किंग, अब हम ये करके देखते हैं। सो हमेशा जितने भी बॉलर्स भी देख रहे हैं कि मैं हमेशा जब किसी से भी यंगस्टर से बात करता हूँ ना, तो आपको अपनी बॉलिंग पे खुद कमांड करनी होती है। आपको पता है कि मेरी क्या स्ट्रेंथ वीकनेस है, मैंने किस बॉलर इसका सोहेल भाई मैं एक रेफरेंस भी दे देता हूँ। इसका रेफरेंस ये अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा कि हम इसका तस्करा करें, बट शाहीन एट टाइम्स हमें ये लगा कि बहुत ही ज़्यादा फुलर जाते हैं और वो कोशिश भी ये करते हैं कि अर्ली ऑन जो उनका खासा है कि उनको विकेट मिले, वो नहीं सुनते। तो जहाँ पे लेंथ वेरी करने की बारी आती है वहाँ पे इंटरवीन मेरे ख्याल है कप्तान को करना ही पड़ता है वेरी क्विकली। मैं ज़रा वहाँ पे यासिर भाई की जाने भी बढ़ता हूँ। यासिर भाई, रन बॉल चल रहा था वेस्ट इंडीज़ के, अगर हम कल के गेम के हवाले से बात करें, अनटिल अनलेस हेटमायर came and rose to the occasion and made sure कि यार मैं इस तरह की तगड़ी बल्लेबाजी करूंगा जिसके बाद वेस्ट इंडीज रुक नहीं पाएगा, क्योंकि अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट केस विद स्कॉटलैंड। अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें, 64 रन उन्होंने बनाए 35 गेंदों के ऊपर, और स्ट्राइक रेट रहा उनका 177। बहुत अच्छा। देखें उन्होंने जो है हेटमायर ने एक मुश्किल सिचुएशन में ऐसी इनिंग खेली है। मेरे ख्याल जो एज ए प्रो और एज ए सीनियर प्लेयर जो है वो डिमांड कर रही थी सिचुएशन, उन्होंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया और उसको उस पर उन्होंने परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल से ये वाली जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है, दिस इज़ बेटर नाउ। ये वही प्लेयर्स हैं जो खेलते आ रहे हैं और दिस इज़ अ डेंजरस टीम। मुझे लग रहा है टूर्नामेंट में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। जिस तरह यही लड़के खेल रहे हैं, जिस तरह मैं देख रहा हूँ, नाम देख रहा हूँ, शाय होप है, अभी वो खैर थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहे थे कल, बट ही इज़ अ क्वालिटी प्लेयर और वो भी इनके लिए बड़ा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और जब भी हम वर्ल्ड कप कैंपेन के हवाले से बात करते हैं, मेरे ख्याल ये पहली गेम्स होती है व्हेन यू टिक द बॉक्स, उसके बाद जो आपका एक मोमेंटम बनता है वो डिफरेंट होता है। सो वेस्ट इंडीज कंग्रेचुलेशन फ्रॉम ग्रुप सी, दे वन अगेंस्ट स्कॉटलैंड, दे मेड श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ चांस। जो वेस्ट इंडीज का पता नहीं लगता, किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। और वेस्ट इंडीज के अपने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, बिकॉज उनके अगर हम सिर्फ बोर्ड के हवाले से बात करें, फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर आइलैंड, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू रिटेन प्लेयर्स। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा वेस्ट इंडीज़ के हवाले से, बड़ी अनप्रेडिक्टेबल टीम है, लेकिन अगर वो फ्लो में आ जाए, फॉर्म में आ मौज में आ जाए, जाए, तो वो फिर सरप्राइज कर सकते हैं। जिस तरह 2 वर्ल्ड कप्स जीते हैं। हम तो खेलते थे जब वेस्ट इंडीज के साथ, तो बड़े मज़े की बात है। हम लोग कहते थे कि इनसे कोई बात ही नहीं करनी, इनसे कहना है सर कैसे हैं, ठीक हैं, क्योंकि ये जब गुस्सा करते हैं तो बहुत मारते हैं। और एक मैच में मुझे याद है इन्होंने गुस्सा किया था और हमें बहुत मारा था, लेकिन हम जब भी जाते हैं हम उनसे बात करते हैं, कैसे हो, ठीक हो, सब ठीक है, फैमिली ठीक है, गुड गुड, किसी के साथ कोई मस्ती नहीं करनी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर एक्चुअली गोइंग टू हेड आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, क्योंकि हम अपने स्पॉन्सर्स के साथ भी मस्ती नहीं करना चाहते। बॉस आप ठीक है, हम भी ठीक है। यू आर सर्टनली वाचिंग डग आउट on Tamasha, Maiko and Geo Super. Stay with us because when you come back, we'll move on towards India versus USA. काफी बात करनी है. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying with us. You're streaming us live on Tamasha, Maiko, and you're watching us on Geo Super. पहले हमने बात की West Indies versus Scotland. Quite a lot of key insights that we got over here. मुझे लगा कि कोई यहाँ पे गप्पे लगा रहा है। हम लाइव हैं बॉस, तो मैं ज़रा सामने अपनी ऑडियंस है, इसलिए ज़रा चाहता हूँ कि कैमरे के पीछे से ज़्यादा गप ना लगाई जाए। बट स्टिल आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ लाइव शोज। हमने पहले वेस्ट इंडीज़ और स्कॉटलैंड के हवाले से बात की, माद भाई ने भी काफ़ी टैक्टिकल सवाल पूछे और सोहेल भाई ने और यासिर भाई ने उसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, और हम कोशिश करेंगे द हाउस इज़ ओपन, जिसको जब कोई सवाल करना है वो एक दूसरे से कर सकता है। दैट्स हाउ द ऑडियंस विल वर्क एज वेल। अब ज़रा दूसरे गेम की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर एसोसिएट नेशंस के हवाले से बात करना चाहता हूँ तो वो बात ये बनती है कि एसोसिएट नेशंस आर कमिंग इन प्रिपेयर्ड। स्कॉटलैंड को शायद मौका नहीं मिला था कि उनकी जर्सियाँ भी तैयार हुई होंगी, तो उनको तो मैदान में उतार दिया। बट लुकिंग एट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे एक्चुअली डिड हेल्ड एट वन मोमेंट, लगा कि 8-9 ओवर्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने हिस्से में ले गया। बेशक मैच इंडिया जीता। ज़रा लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द मैच समरी सो दैट पीपल can actually think about कि कल क्या हुआ था. Just a quick reminder to each and every one of you when India and USA actually came together. So looking at that, it was all about Surya Kumar Yadav, 84 of 49, and then it was Tilak Verma, 25 of 16.
On the other hand, looking at United States of America's bowling, you know, it was Harmeet Singh with 2 of 26 and Shadley with 4 of 25 in 4 overs. United States of America, Shubman ने 37 बनाए और संजय ने भी 37 runs बनाए. Mohammad Siraj with 3, Arshdeep with 2 wickets, where India finally winning by 29 runs. सबसे पहले जरा एक-एक टेक लेते हैं सबसे, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ते हैं. यासिर भाई, इंडिया वर्सेस यूएसए, एक मौके पे 4 मेरे ख्याल विकेट्स गिर चुकी थी और शायद 45 या 46 रन थे. ऐसा लगा कि ये एसोसिएट नेशंस भी बड़ी तैयारी से आई हैं. देखिए, अमेरिका के पास वक्त 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक लेग स्पिनर है, ठीक है. और इंडिया की टीम उनके अगेंस्ट होमवर्क करके नहीं आई थी उस तरह, और वो दे वर स्पॉट ऑन. एक होती है आप लाइन लेंथ पे बॉल करते हैं, एक होती है स्पॉट ऑन बॉलिंग. स्पॉट ऑन बॉलिंग वो होती है जिससे आपको विकेट्स मिलती हैं, ठीक है. उन्होंने उसी स्पॉट ऑन एरिया में बॉलिंग की और इट कुड हैव बीन डिज़ास्टर फॉर इंडिया एज वेल अगर सूर्या कुमार यादव जल्दी आउट हो जाते. उनकी बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़ी टाइमली उन्होंने एक बड़ी इनिंग खेली अपनी टीम के लिए. और वैसे तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था 80-20 बिफोर द मैच, लेकिन जब मैच शुरू हुआ 90 for 6, तो मेरे ख्याल से यूएसए हमेशा ये जो है, मैं समझता हूँ कि अब ये देखें जो विकेट्स मिली हैं इनको, लेफ़्ट आर्म स्पिनर ने बहुत अच्छी जगह पे बॉल की है. फिर उनकी शॉट्स भी जो थी वो उस तरह बल्ले पे बॉल नहीं आया, बॉल गॉट बिग, वो समझ नहीं सके. मतलब उनको मेंटली जो था वो डोमिनेट कर अमेरिका की टीम. बट वही अगेन एक्सपीरियंस आ जाता है. सूर्यकुमार यादव ने अपने गेम को सिंपल रखा, प्लान को सिंपल रखा. छोटी टीमों के अगेंस्ट आप ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, उसका नुकसान आपको ही होगा. आप एक्सपोज होगे. जिस तरह हमारी टीम ने लास्ट मैच में साइम ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया और वो लंबी इनिंग खेल सकते थे. आराम से हम ये रन रेट भी अचीव कर लेते और उसके बाद मैच भी आराम से जीत लेते. हमने अपने आप को खुद ही प्रॉब्लम में लेके आए. तो ये जितनी आज आप अगर इंग्लैंड को देखें, हैरी ब्रूक को देखें, मैं उसकी क्यों मिसाल ले रहा हूँ. आज उन्होंने जो इनिंग खेली है 15 बॉलों पे 16 रन थे, 23 बॉलों पे 40 थे. तो यू कैन, मतलब आप किसी वक्त भी एक ओवर को लूट सकते हो छोटी टीम के अगेंस्ट. तो वो मेरे ख्याल से नज़र आई इंडिया की टीम में. उसके बाद उनकी बैटिंग में यूएस ने शो किया कि दे आर इनएक्सपीरियंस अगेंस्ट बिग टीम. वो पैनिक हो गए. तो आई मीन दिस इज, और जहाँ पे हम सूर्य कुमार यादव की बात करें, आपने उनके पेसर्स के हवाले से बात की, स्पिनर्स के हवाले से बात की. व्हाट मिस्टेक्स डू यू थिंक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका's bowlers have made in not tackling सूर्य कुमार यादव? क्या फील्ड प्लेस में अब आप सोचे ना कि आपकी दोनों तरफ की जो फील्ड थी आपने अंदर ली हुई थी, उसके बाद आप उसको गेंद फेंक रहे हैं, वो सारी गेंदें जो हैं वो लेग साइड में फेंक रहे हैं. लेग साइड का वो तगड़ा प्लेयर है. यस, देखिए उनका जो एक बॉलर था ना अली खान, हाँ जी, ही गॉट इंजर्ड. तो ये थोड़ा अनलकी रहे. वो अगर उसके 2 ओवर्स होते, जो लास्ट ओवर वो तो मेरे मजबूरी में करवाया उससे, नाम है उसका वॉकर, क्या नाम है, नेट सौरभ नहीं वो जिसने 64 रन दिए. हाँ, तो वो मेरे ख्याल से एक वीक लिंक साबित हुआ और बहुत ही ज़्यादा वीक लिंक साबित हुआ. 4 ओवर में 64, मतलब ये एक किस्म का मैच गिविंग परफॉर्मेंस है उसकी. बड़ी ही नेत्रवालकर, सौरभ नेत्रवालकर, वो मेरे ख्याल से इनका वीक लिंक था जिससे सूर्य कुमार यादव ने बड़ी स्मार्टली उसने फ़ायदा उठाया. Exactly. वीक लिंक नहीं, वो एक्चुअली ही बोल्ड सुपर्बली वेल इन लास्ट वर्ल्ड कप, अगर आपको याद हो, जो यूएसए में हुआ था. हाँ, हमारे बट वो लास्ट ओवर बिकॉज ऑफ द कंडीशन था, वो वहाँ की कंडीशन ड्रॉप एंड पिचेस थी, वहाँ पे असिस्टेंट्स मौजूद थी फास्ट बॉलर्स के लिए, तो वहाँ पे ही गॉट सक्सेस. यहाँ पे इंडिया में इधर यू आर क्विक, आप स्विंग करना आपको आता हो, या आप स्किलफुल हों. तो सौरभ के पास ना स्पेस है, ना वो इतना स्विंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसलिए ही स्ट्रगल. और लास्ट ओवर 2 अली खान के जो उनको करने पड़े, दे वेंट फॉर 42 रन्स. उसको दोनों ओवर में 20-20 प्लस रन्स हुए हैं. तो आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर यूएसए कि अली खान का इंजर्ड होना, ऑब्वियसली सूर्या कुमार का कैच छूटना, बॉलर बैक वो जो कैच उनका छूटा, they were 6 for 77. देखिए इनका तो टॉप वहाँ ऑर्डर, से- सॉरी सोहेल, इनका टॉप ऑर्डर भी कोलैप्स हुआ है. स्टिल दे मैनेज टू गेट 132 रन. तो अगर वो वहाँ से 20 रन माइनस कर दें आप, तो इट मींस के दे वर इन द गेम. एग्जैक्टली. और अगर सूर्य कुमार यादव को कैच ना ड्रॉप होता तो इमाद, मुझे तो लगता है कि शायद इट कुड हैव बीन द अदर वे अराउंड एनीवेज, यू नो. सो 84 रन उन्होंने बनाए 39 गेंदों के ऊपर, और उनका स्ट्राइक रेट रहा 171 का. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. लेकिन अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि अगर हम उनके टॉप ऑर्डर की बात करते हैं जैसे उनको लगा, फिर उसके बाद अगर हम उनके मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, वो खातिर खा रन नहीं है.
अक्सर ने मेरे ख्याल 14 बनाए, अर्शदीप ने 4 रन बनाए, एंड दैट्स इट व्हिच एक्चुअली गिव देम अ टोटल ऑफ 161। और ये स्टेडियम वो स्टेडियम है जहाँ पे शायद इंडिया के ऊपर एक प्रेशर भी होगा कि यार हम अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, दिस इज हाउ वी प्लेइंग। आई थिंक कल सोहेल भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि यूएसए जो एसोसिएट नेशन है ना उसमें सबसे तगड़ी है, और इनके साथ, इन लड़कों के साथ हम मेजर लीग खेले हैं, दो साल में खेला हूँ। शुभम हो गया, हरमीत हो गया, आई थिंक मोहसिन हमारा पाकिस्तानी लड़का लेग स्पिनर, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। तो ये गौस जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा मैं खेला हूँ। आई थिंक ये जो 4-5 प्लेयर हैं ये बड़े तगड़े प्लेयर हैं, और ये मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ जब मैच होगा तो उसमें भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। मत डराओ इमाद। नहीं, अभी तो उनका एक प्ले नहीं खेला, एरन जोन्स। एरन जोन्स बहुत जबरदस्त प्लेयर है उनका, उसने हमारे अच्छा, खिलाफ मैं runs एक किए। अभी यूएस में था तो मौसम की मैंने एक इनिंग वहाँ पे वो T10 मैच हो रहा था, एक टूर्नामेंट था, अच्छा टूर्नामेंट, उसने कोई 30 बॉलों पे 90 किए, बल्कि 100 कर गया था। सॉरी, वो बैटिंग भी बड़ी तगड़ी करता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यूएसए की टीम को लाइटली मत लें। यूएसए की टीम बहुत अच्छी टीम है, अगर वो कैच हो जाता सूर्या कुमार का तो बड़ा difference आई थिंक बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाए। फिर अली खान का इंजर्ड होना ना होना एक ही बात होती, क्योंकि अर्शदीप और लास्ट बैट्समैन उनके जो भी थे उनको बॉलिंग करना बहुत ईजी हो जाता। लेकिन सूर्या कुमार को क्रेडिट देना चाहिए, कैच छूटा, लेकिन उसने जो इनिंग्स के लिए कमाल इनिंग्स के लिए, भी छूटा था जो उसने छक्के मारे हैं, जो उसने विकेट के पीछे जो 360 शॉट्स मारे हैं, आई थिंक ही इज अ फैंटास्टिक क्रिकेटर। स्पेशलिटी उसने शो की है। मुझे तो उसकी सबसे अच्छी लगी थी एक मिड ऑफ के ऊपर से उसने बैकफुट की स्लो बॉल को एक मारा था पंच 18th ओवर में गालिबन। सो आई थिंक ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड, और ही शोड, क्योंकि इसकी काफ़ी अर्से से परफॉर्मेंसेज नहीं थी सूर्या कुमार की। ये जो लास्ट सीरीज़ है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें इसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी था इंडिया के लिए, और उसने शो किया है कि वाई ही इज स्टिल द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट इसने अमाद ने रेज किया अबाउट द स्पिनर्स एंड लेग स्पिनर। वी आर प्लेइंग आवर नेक्स्ट गेम अगेंस्ट यूएसए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ना सेंसिबल होना पड़ेगा और इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा कि यार ये वाला प्लेयर आपको एक मिडिल ऑर्डर में एक खब्बा चाहिए, 2 खब्बे उनके खेल रहे हैं। वो हमने बात की है कि हम प्रमोट कर सकते हैं। तो हमें मतलब हमें ये स्ट्रेटजी बनानी चाहिए पाकिस्तान को कि हम बाबर आजम माशाल्लाह इज अ ग्रेट प्लेयर, लेकिन खब्बों के अगेंस्ट यार आप बाबर आजम के खिलाफ क्यों नहीं, हैं मैं यार? खिलाफ तुम्हें नहीं, मुझे बताएं तो सही ना। नहीं, नथिंग अगेंस्ट टीम। फिर क्या स्पिन को अच्छा नहीं खेलते क्या? यार वो आपको एक गेम प्लान दे रहे हैं, मैं गेम प्लान दे रहा हूँ, यार आप सलमान अली आगा ने देना है ना, आप क्या करें? आपको कह रहे हैं कि यार हम प्रमोट यार कर हमने सकते भी हैं। यहाँ पे इमाद भाई भी इस बात को सेकंड करते हैं कि यार ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हमें करना पड़ेगा, हमें ऊपर नीचे करने पड़ेंगे नंबर्स। मेरे ख्याल से बाबर आजम को सबसे ज़्यादा मैं शायद लाइक करता हूँ एज ए बैट्समैन। मैं खुद बैट्समैन हूँ, मैं भी वैसे ही खेलता था, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन की जो डिमांड है ना वो ये नहीं है कि आप मतलब आपको अच्छा फ़खर जमान एक टांग पे इन सब बैट्समैनों से ना अभी भी बेहतर है। ये मुझे लग रहा है ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी कहीं सुनी है, बट आई थिंक राशिद लतीफ़ साहब ने। लेकिन मैं आई एम अ बिग बिलीवर कि आपकी मैच जो आपकी टीम मैच जीती है आप उसको चेंज ना करें, लेकिन टेक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनके पास 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है, आप फखर को किसी की भी जगह डाल सकते हैं, सिर्फ बाबर नहीं है, मतलब और भी प्लेयर्स हैं उनकी जगह भी आप डाल सकते हैं। सो आई थिंक ये सोचना होगा सलमान को और माइक हैसन को कि किस तरह उन्होंने कॉम्बिनेशन खिलाना, और ये भी कर सकते हैं कि आप नवाज को ऊपर भेजे, कलम ने जैसे कहा सेम टीम खिला के आप ये भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इनके खिलाफ पावर प्ले में इनको अटैक करना चाहिए बहुत काफ़ी ज़्यादा जब मैच होगा हमारा, ताकि उससे फिर आपको थोड़ा सा प्रेशर उनके ऊपर ही हो जाए, अब वो उनके ऊपर ही रहे। लेकिन ये जहाँ पे हमने अभी सूर्य कुमार यादव के हवाले से बात किया है सोहेल भाई, व्हेन अ बैट्समैन इज सेट और आपको पता है कि यार ही इज गॉट डिफरेंट प्लान्स, हाउ डू यू थिंक एज अ बॉलर you could actually put pressure onto that batter who's actually making sure that he's going to charge? देखिए आप बैट्समैन की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देख के प्लान करते हैं, वो आप एक ही प्लान के साथ नहीं जा सकते। कल मुझे समझ नहीं आई कि एवरीबडी नोज सूर्या कुमार यादव कैन प्ले स्वीप, अगर आपको उसको आउटसाइड ऑफ स्टंप वाइड पे भी करेंगे तो वहाँ से जाके आपको स्वीप मार सकता है। हैविंग स्क्वेयर लेग एंड फाइन लेग अप, इट वाज मुझे उस प्लान की समझ नहीं आई। एंड आपने देखा कि उसने वहाँ से जाके उनको एंड देन द बॉलर वर नॉट क्विक, 140 प्लस वाले नहीं थे कि जिस पे बैट्समैन को डर लगता है यार कि ये मुझे स्वीप मारते हुए मत्थे तक ना बच जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बैट्समैन के अकॉर्डिंग जो है वो प्लान करना चाहिए, उसके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ का स्कोरिंग। अब तो हर चीज़ एनालिस्ट आपके पास होते हैं, हर चीज़ आपको बता देते हैं कि व्हाट इज़ हिज स्ट्रेंथ, कौन सा स्ट्रॉन्ग जोन है, कहाँ पे इनकी वीकनेस है, तो आप उसके हिसाब से प्लान करते हो। और देन की और उस पर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ भी होती है कि आपने अपनी स्ट्रेंथ को भी नज़र में रखना है।
अब अगर मुझे इन स्विंग करना नहीं आता और एक बैट्समैन की वीकनेस है, मैं इन स्विंग करने जाऊंगा तो मैं रन ही खाऊंगा क्योंकि मुझे एक चीज़ आती नहीं है। सो आप ये बड़ा एक बैलेंस होता है कि आपने अपोजिशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस बट कंसिडरिंग योर ओन स्ट्रेंथ, आप कभी भी अपोजिशन की स्ट्रेंथ वीकनेस पे जाके अपनी स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ते। अगर इमाद की स्ट्रेंथ है ना अंदर लेके आना बॉल, और बेशक किसी को इन स्विंग बहुत अच्छा खेलना आता है, तो मैं इसको नहीं कहूँगा यार कि तू उसको अंदर ना ला, यू कैन हैव मिड विकेट बैक, अंदर लेके आओ उसको, फील्डर ले लो, प्रोटेक्शन ले लो। सो ये बड़े एक वेरी करता है आपको। मैं हमेशा वो एक वर्ड यूज़ करता हूँ, यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ। आप ये स्मार्टनेस, यही स्मार्टनेस है। और ऐसे प्लेयर्स को जैसे सूर्य कुमार है ना, जैसे डिविलियर्स था और काफ़ी प्लेयर्स है जो प्रिडिक्ट करके मारते हैं, तो उनको आप एक जगह पे 2-3 बॉलें भी नहीं कर सकते। आई थिंक सोहेल भाई एग्री करें, कभी आप बाउंसर कर दो, कभी आप स्लो इनटू द विकेट कर दो, उनको गैस पे रखो और आप ब्लफ भी कर सकते हो इनके साथ, दोनों ऊपर ला के आप बाउंसर भी कर सकते हो तेज। तो इनको ऐसे प्लेयरों को ब्लफ करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली और उसी तरह से शायद आप टैकल कर सकते हैं। वेरी क्विकली मूविंग ऑन टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टॉप ऑर्डर जैसा कि अभी आसिफ भाई आपने कहा कि यार उनका शायद फेल हो गया, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो ऐसा लगा दैट देव गॉट द गट्स। क्योंकि अगर हम संजय से लेकर नीचे हरमीत सिंह तक बात करते हैं आई थिंक, या मिलिंद कुमार से लेकर शुभमन रंजने तक बात करते हैं, सब एवरीबडी वाज समवट अराउंड 30+ रन्स, और उनका स्ट्राइक रेट शायद उस तरह का नहीं था अदर देन रंजने हु वाज एट 168। पॉजिटिव फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल पॉजिटिव। और इट मींस कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल में जब गए हैं तो वहाँ से उन्होंने रिकवरी की है, ठीक है। बट ये जो उनके पहले 3 जो आउट हुए हैं ना, मेरे ख्याल से ये प्रेशर में आगे आउट हुए। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, और इंडिया में जब खेल रहे हो तो वैसे भी क्राउड का प्रेशर, ये सारी चीज़ें, मुझे कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल नहीं थी। ये देखें अब ये भी बॉल मिस टाइम हुआ है, वो मार रहे थे उधर, उसके मतलब वो उस अलाइनमेंट नहीं थी। और ये वाली विकेट अगर आप देखें, ये भी मतलब मुंह का बॉल था और गलत जगह मार दिया उन्होंने। तो मेरे ख्याल से शॉट सिलेक्शन पे अगर ये लोग वर्क करें तो इनकी जो टॉप ऑर्डर है वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को आई मीन किसी को हल्का नहीं लेना चाहिए, नमीबिया को भी नहीं लेने, लेकिन पाकिस्तान को अपना प्लान जो है वो सिंपल रखना पड़ेगा इनके अगेंस्ट। देखिए मैं एक दफ़ा में नहीं है कि किसी को हल्का किस्सा है हाँ जी, एक दफ़ा क्या हुआ बॉस? नहीं, मैं किस्सा नहीं, मैं ये एक दफ़ा और कहूँगा कि आप छोटी टीमों को देख के आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने 3 जो बाउंड्रीज खाई हैं, एक मुंह का बॉल था, एक टांग पे था और एक कट खाई है, ठीक है। वो शॉटे लग गए और चौके लग गए तो उसको 12 पड़ गए 3 पे। फिर उसके बाद उसने रना बॉल दिया, लेकिन 2 ओवर में 23 दे दिया, मतलब स्कोर कार्ड पे ही आता है, ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। तो आपने अपना जो प्लान है छोटी टीमों के अगेंस्ट और भी प्रिसाइज करना है, कंटेन पे जाना है। जिस तरह इमाद ने बात की थी, हमारे थोड़े से लड़के रिलैक्स हो जाते हैं, इनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार ही इज़ लीडिंग द पैक, या जो भी है, या बाबर है, ही इज़ लीडिंग द पैक इन द बैटिंग, तो उनको किस तरह अपनी जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा। यू नो, पीछे हमने काफ़ी सारे लड़के जो मिडिल ऑर्डर में जा सकते थे, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट इन द टीम, ठीक है। अब आपने हसन नवाज़ पे इन्वेस्ट किया, वेर इज़ ही। एक लड़का है ताहिर बेग, वाई यू आर नॉट गिविंग हिम अ गो? मेरे ख्याल से उसको आप नंबर 4 पे ट्राई करें, इज प्रॉपर प्लेयर। यासिर भाई, ये जो सब नंबर्स की गेम है ना, देखिए हम वर्ल्ड कप से पहले ये सारी कॉन्वर्सेशंस कर चुके हैं। अब जो स्क्वाड चला गया ना, अब मैं तो आपके गेस्ट आया हूँ ना, अब उसी को बैक करना, अब उसी को बैक करना जरूरी भी है। जब फिर वर्ल्ड कप हो जाएगा तब ये बात करेंगे कि यार ये गलती थी। मेरी बात सुने, यकीन करें, मैंने इतनी दिल से दुआएं की जब फ़हीम अशरफ लास्ट ओवर खेल, यार यकीन कर, मैं दिल से दुआ, मज़ा आ रहा था उस वक्त, और लग रहा था कि यार दुआ कबूल हो रही है, 1 छक्का 2 छक्का। तो यार हमारी तो टीम, तो हम तो यही कहते हैं कि यार जीतना है, हमने हर मैच जीतना है, अल्हम्दुलिल्लाह, सिचुएशन जीतनी है। आई थिंक दैट्स वंडरफुल। एनीथिंग व्हिच यू वुड रेकमेंड के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नेक्स्ट गेम्स के लिए ये करना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी टीम है। मैं उनको चेंज एज सच, अली खान का अनफिट होना एक मेरे ख्याल में कुड बी डैमेजिंग फॉर देम। आई डोंट नो हाउ सीरियस हिज इंजरी इज, वेदर ही कैन मेक अ कमबैक और नॉट, वो बट उसका भी मैं अली इज गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं हमेशा कहता हूँ कभी तो पूरा टूर्नामेंट अनफिट हुए वो यार खेल लिया करो। सो बेचारा हमेशा अनफिट हो जाता है पहले दूसरे मैच में। इज़ अ गुड बॉलर। एंड्रियस गोस, मतलब उनकी टीम एक कंप्लीट टीम नज़र आती है जो किसी भी टीम को टफ टाइम देने की अहलियत रखती है, जीते ना जीते, बट एज ए एसोसिएट मेंबर, मैंने कल भी कहा था, आज भी रिपीट करूंगा, दे आर द मोस्ट थ्रेटनिंग टीम मेरे ख्याल में। तो कल यासिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि वो थोड़ा सा क्राउड का प्रेशर और प्लेइंग इन इंडिया एज ए इंडियन, आप इंडियन होके बाहर यूएसए की तरफ से खेल रहे हो, तो ये एक प्रेशर प्रेशर होता है। उनके 2 खिलाड़ी जो थे वो तो थे भी वहीं से, मेरे ख्याल उनकी तो रूट्स भी वो वहीं से आपको कहीं ना कहीं जाके, एंड देन व्हेन यू गो डीपर इन द टूर्नामेंट, तो आपकी वो नर्व्स जो है ना वो सेटल डाउन होती हैं। सो
मेरे ख्याल में हाँ, इनको वो जो सौरभ की बात हो रही थी उनकी जगह दे शुड ब्रॉट अनदर पेसर, क्योंकि यहाँ पे आपको इन पिचेस पे कंट्रोल की जरूरत है। बहुत ज़्यादा, या तो इधर यू हैव पेस या यू हैव वेरिएशन, स्विंग करना आता हो, उनके पास वो नहीं है। एग्जैक्टली उनके पास वो नहीं है, और उसके ऊपर शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका शायद ऑलरेडी काम भी कर रहा होगा। हम जरा इस मौके पे एक छोटे से वक्फे की जानिब जाएंगे। जब वक्फे से वापस आएंगे विल स्पीक अबाउट न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान। नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर अफगानिस्तान एज दे हैव लॉस्ट न्यूजीलैंड। फॉर इंस्टेंस it looked like as if Afghanistan is going to dominate, but it's not the pitch which was actually kind of contributing towards the spin जो कि खासा रहा है अफगानिस्तान का। इसके ऊपर भी बात करेंगे, and then certainly England game is on. We'll speak about it and then we'll take predictions about the match, which is going to be late at night. So ladies and gentlemen, stay with us. We are the Dugout. Don't go anywhere. We'll be right back. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for streaming us live on Tamasha, Maiko, and watching us live on Geo Super. ब्रेक पे जाने से पहले पिछले काफ़ी सारे, क्योंकि 3 गेम्स हो रहे हैं एक टाइम पे, उसके ऊपर चेक रखना, कंट्रोल रखना और फिर डीपर एनालिसिस देना, विच इज़ सर्टनली करेक्ट। मेरा ख्याल है बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन हमारे लेजेंड जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जगह इधर अपनी राइट लेफ्ट करा रहा हूँ अभी तो देख रहा हूँ चलते मैं हम एक दूसरे के फ्रेम में आने से बच रहे हैं, बट ये चार गबरू नौजवान जो है लगे हुए इस मिशन के ऊपर। बट नाउ वी गोइंग टू कम डाउन टू वेयर हाउ unfortunate for Afghanistan, that's probably not the kind of start that they would have wanted, and they were facing New Zealand today. Looked like for a moment कि शायद Afghanistan will stand a chance, but it's there. जैसे कहते हैं ना कि आपकी एक स्पेशलिटी होती है, वो स्पेशलिटी जब वर्क ना करे, looked like as if Afghanistan was in trouble. Taking a good look at the match summary, you know, तो अफगानिस्तान ने टॉस जीत कर जो है पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और उन्होंने कहा कि यार हम जो है वो पहले ट्राई करते हैं टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड, विच वर quite amazing as well. So looking at that, I think जो खातिर खा हमें परफॉर्मेंसेस नज़र आती हैं, वो रहमानुल्लाह गुरबाज एक अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब हुए या नहीं हुए, दैट्स स्टिल डिबेटेबल, बट नाइब विद 63 and then Sadiq ul Atal with 29 and Darvish Rasool with 29 as well, 20 runs. On the other hand, I think looking at the wickets, it was Loki Ferguson who actually had a higher economy, 2 wickets लेने में कामयाब हुए, Matt Henry, Jacob Duffy and Rachin Ravindra with 1 scalp each. On the other hand, अगर हम अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात करते हैं, this is where it actually got damaging for Afghanistan because Fazal Haq Farooqi bowled at an economy of 12 and then Azmatullah Umar Zahi at an economy of 10.43. Ziaur Rahman 3 overs कराए, उन्होंने 11 की इकॉनमी रही। मोहम्मद नबी को भी उन्होंने मौका दिया और एक ही ओवर में 18 रन खाने में कामयाब हो गए, बट फाइनली न्यूजीलैंड विनिंग बाय 5 runs. मैं ज़रा सबसे पहले एक टेक लेना चाहता हूँ, इमाद भाई से शुरू करता हूँ। इमाद भाई, व्हाट डू यू मेक ऑफ अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड? आई थिंक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसी टीम्स हैं जो आप सीरीज़ पे उनको जो मर्जी कर लें, जब वो वर्ल्ड कप में आते हैं ना तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस देते हैं। और आज न्यूजीलैंड ने दिखाया, हालांकि उनके फिन एलन अभी चले नहीं हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं बीबीएल में, जिस तरह परफॉर्मेंस दी है जो वो स्टार्ट देते हैं। उसके अलावा भी टिम साइफर्ट देख लें आप, क्या क्वालिटी प्लेयर, राचिन रविंद्रा नहीं चले, क्वालिटी प्लेयर, ग्लेन फिलिप्स, सो उनके तो अभी जिमी नीशम भी रहते हैं नंबर 8 पे। सो आई थिंक न्यूजीलैंड की बेसिस सारी कवर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर उनके पास कम है, मिचेल सेटनर के अलावा उनके पास कोई है नहीं, वो पेस बॉलिंग पे ज़्यादा जाते हैं, तो वो हो सकता है कॉस्ट करे आगे टूर्नामेंट में। लेकिन अफगानिस्तान जब तक राशिद नहीं कुछ करेगा, राशिद का नलीफाई कर देंगे, तो उनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि वो टीम्स को रन थ्रू कर लें। तो राशिद ऐसा बॉलर था जिसने इनको, आपको पता है, काफ़ी अरसे से संभाला हुआ है, तो आप किसी और को स्टेप अप करना पड़ेगा। फजल हक फारूकी से बहुत उम्मीदें, क्योंकि दोनों स्विंग करते हैं, बहुत अच्छी जगह से करते हैं। सो आई थिंक ये अफगानिस्तान को अपनी बॉलिंग देखनी पड़ेगी। 182 एज अ बैटिंग साइड अफगानिस्तान बहुत खुश होंगे। 182 अगर वो करने में कामयाब होते तो मोस्टली उनके पास ऐसे प्लेयर्स थे, बॉलिंग उनके पास ऐसी होती थी कि वो रन थ्रू कर जाए टीम को। लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरह आप कह रहे हैं, बहुत तगड़ी टीम है। एग्जैक्टली, जहाँ पे हम न्यूजीलैंड के हवाले से बात करते हैं सुहेल भाई, ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा है शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ, या हम उनको अब बड़ी टीम इसलिए भी समझते हैं क्योंकि उन्होंने शायद हमें सीरीज़ में भी कभी ना कभी डोमिनेट ज़रूर किया। बट फॉर न्यूजीलैंड टू एक्चुअली कम टू द पार्टी एंड मेक श्योर कि यार अगर ठीक है, इट्स अ हाई टोटल, 182 रन थोड़े रन नहीं है, एंड देन चेजिंग इट डाउन, मेकिंग श्योर दैट दे आर गोइंग टू टेक अफगानी बॉलर्स टू देयर क्लीनेस्ट। व्हाट डू यू थिंक दैट द अफगानी बॉलर्स डिड रॉन्ग? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड वाज डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट हाफ, कंसिडरिंग द पिच पे आपने देखा कि ना कोई लैटरल मूवमेंट था और स्पिन बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि इट वाज टोटली अनलाइक चेन्नई पिच, बिल्कुल, जो कि आप नॉर्मली वहाँ पे आपको असिस्टेंस देखने को मिलती है स्पिनर्स को, तो वही अगेंस्ट गई अफगानिस्तान के, कि अफगानिस्तान यहाँ पे थोड़ी सी अगर उनको असिस्टेंस मिलती उनके स्पिनर्स को, तो मे बी
वो ये 182 उनको चेज़ ना करने देते। तो मेरे ख्याल में 182 वाज नॉट इनफ रन्स ऑन द बोर्ड फॉर कंसिडरिंग जो उनकी, जैसे अभी बात की इमाद ने, उनकी जितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, अगर यहाँ पे जो है वो मुझे एनीवेज तो खैर न्यूजीलैंड की जितनी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, उनके पास जितना पावर हाउस, उनकी बैटिंग आप टॉप से लेके 8वें नंबर तक जाएं तो सारे के सारे ऐसे बैट्समैन हैं जो कि आपको हाई स्ट्राइक रेट के साथ लंबी इनिंग खेल के दे सकते हैं। ये 20-25 वाली नहीं, वो टिम साफर्ट की बात करें, फिन एलन की करें, रचन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, मतलब ये विद इन देमसेल्फ मैच विनर हैं। अकेले ऑन देयर डे वो अकेले आपको मैच जितवाने की अहलियत रखते हैं। लुक एट देयर स्ट्राइक रेट्स, जिसने रन्स किए हैं आप उनके स्ट्राइक रेट देखें, 154, 168, 164, 178 एंड 212। सो दैट्स हाउ यू चेज। हालांकि उन्होंने 2 विकेटें गंवाई पहले, बट उन्होंने हमेशा जो आप चेज है ना, उसमें आप अपने जो रिक्वायर्ड रेट है उसको कभी भी इतना हाई नहीं जाने देते। ये आपको बैलेंस रखना होता है कि अगर आपको 8-9 रन करने हैं तो यू स्टे विद इन दैट, उसके करीब रहना पड़ता है। क्योंकि अगर आप यू लेट इट गो टू 12-13 तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है टू कैच अप। तो आई थिंक कि सबसे बेस्ट मुझे जो लगता है कि अभी करंटली, पहले इंडिया की टीम थी चेज में, अब मुझे लगता है अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर टीम को लगती है जो चेज सबसे अच्छा करेगी तो वो यही है। इनका वीक लिंक इनकी बॉलिंग है। दे वुड बी हैप्पी टू चेज, बट उनकी, जैसे इमाद ने कहा ना कि स्पिनर एक ही है, 3 बॉलर इनके पास, मैट हेनरी, डफी एंड देन ये आप उनका जो स्पिनर सेंटनर है। 2 आप नॉन रेगुलर बॉलर्स के साथ 8 ओवर T20 में नहीं करा सकते। आज तो अफगानिस्तान ने उसको उस तरीके से कैचअप नहीं किया, बट जो बड़ी टीम होगी वो ज़रूर इसको देखेगा, यूटिलाइज करेगी, और इनको ये एक्सपेंसिव पड़ सकता है। दे नीड टू सॉर्ट आउट देयर बॉलिंग, क्योंकि विद वन स्पिनर यू कैन नॉट विन इन सब कॉन्टिनेंट। एग्जैक्टली, और ये एक्सपेंसिव रहा भी। उसकी वजह ये है कि अगर हम जैसे भी बात करते हैं, अभी जो रिसेंट जो हमारे पास एक सैम्पल साइज है, बेशक छोटा है, लेकिन जिस हिसाब से गेम्स हो रही हैं, पिचेस मुझे लगता है आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हम 160 भी देख रहे हैं, हम 180 भी देख रहे हैं, और आई थिंक मेरे ख्याल है कि तैयारी अच्छी हुई है। मैं सिर्फ यहाँ पे अब जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर हम सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं, 182 इज़ नॉट अ टोटल विच कैन नॉट बी डिफेंडेड। बट जब कंडीशंस आपके मकसद की ना हो, जैसे हमने पहले मैच में देखा कि पिच के ऊपर, पाकिस्तान के मैच में पिच के ऊपर काफ़ी घास थी और हमें शायद वो ना मिल रहा, और फिर हमने लेटर ऑन जो टैक्टिकली हमने चेंज किया कि हमने अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज़ किया या हमने ऑलराउंडर्स को यूटिलाइज़ किया, इट वर्क फॉर पाकिस्तान। डू यू थिंक अफगानिस्तान वुड हैव स्टूड अ चांस अगर वो बॉलिंग में उस तरह की अडेप्टेबिलिटी दिखाते? बट स्टिल दे कैरी नबी, उनकी एक अपनी लेगेसी है, वो उनको कैरी करना चाहते हैं, उनको लेकर चल रहे हैं साथ। अगर कंपैरिजन करें ना दोनों टीम्स में, तो न्यूजीलैंड, जिस तरह अमाद ने भी बात की, सुहेल ने भी, कि सच अ पावर हाउस कि उनके ऊपर से 2 आउट हो के भी स्टिल दे मैनेज टू गेट 183। ये आई मीन मिडिल ऑर्डर में उनकी पार्टनरशिप से चेक करें ना, चेज किया है, मतलब 183 चेज करना, आपका फ्रंट ऑर्डर आउट हो जाए ऊपर से, इट्स बिग थिंग, इट्स बिग स्टेटमेंट बाय अ टीम कि वो जो है किसी भी टीम के अगेंस्ट वो चेज कर सकते हैं। और ये जो अफगानिस्तान की टीम है, इसको भी कंपैरेटिव एडवांटेज है बाकी टीमों पे, क्योंकि इनके पास स्पिनर्स हैं, और जो राशिद खान है, अगर ये परफॉर्म नहीं करेंगे तो इनकी टीम बैठ जाएगी। ये मतलब सच है वाइल्ड कार्ड। ये तो हमने पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स में ही देख लिया था, जब राशिद खान नहीं आए 2 साल, आप लाहौर कलंदर की हालत देख लें। क्या देख लें, तो वो फिर ये अगर इम्पैक्ट जिस तरह होता है बॉलर या कोई इम्पैक्ट प्लेयर होता है, वो परफॉर्म नहीं करता तो फायर बैक भी करता है। मुझे याद है कुछ एक सीज़न में कोई ऐसा कुछ था, मेरे ख्याल इमाद की फॉर्म नहीं थी, तो कराची किंग वाज सो डाउन एंड अंडर, क्योंकि ये शुरू में इम्पैक्ट क्रिएट करता है, 2 विकेट्स लेता है आपको। जहाँ पे ऐसा प्लेयर विकेट्स नहीं लेगा तो टीम पे प्रेशर। भाई नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैंने कहा आप कोई मौका पूरा देना। राशिद सीजन में बैठा था, इसकी नहीं थी फॉर्म। राशिद पे अब आप देखेंगे पिछला साल एक हो गया है, वो जो राशिद की, मैं नहीं कह रहा कि अब वो कोई बुरे बॉलर हो गए हैं, बट पहले राशिद के एनालिसिस होते थे 4 ओवर 18, 15 रन, 1 विकेट, 2 विकेट्स, बट लेटली अगर आप देखेंगे तो ही इज बीन कंसीडिंग रन्स, मतलब स्टिल, मतलब T20 के हिसाब से इतने मैसिव नहीं, लेकिन एज पर हिज स्टैंडर्ड वो भी ज़्यादा है। जो वो आप देखें 30s, आज भी 36 हुए। IPL इतना अच्छा नहीं गया, रीजन इज आई थिंक पीपल हैव वर्कड हिम आउट। और आपको लगता है कि क्या राशिद खेल रहे हैं, या आपको ये लगता है कि राशिद अब शायद ज़्यादा कंडीशंस पर रिलाई करते हैं? इतने लंबे टाइम्स नहीं, कंडीशन तो पहले भी थी, इतने लंबे टाइम से खेल रहे हैं तो पीपल हैव वर्कड हिम आउट। अब वो रीड हो चुके हैं। अब अगेन मैं वो नहीं कह रहा कि बुरे बॉलर हैं, बट जितना हैवीली उनके ऊपर अफगानिस्तान डिपेंडेंट है,
वो अब उतना लोड शायद नहीं उठा सकेंगे, सो दे अदर बॉलर्स नीड टू चिप इन, वो चाहे वेयर एज फजल हक फारूकी, मुजीबुर रहमान, अजमतुल उमर रज़ई, वो हैं, वो बॉलर हैं। आई डोंट नो व्हाई दे डोंट गिव हिम न्यू बॉल, मुझे कभी भी समझ नहीं आती। ही इज़ गुड विद न्यू बॉल, लेकिन उनको अगर आप मिडिल ओवर्स में कराएंगे, ही इज़ मीडियम पेसर, उनके पास स्विंग का है, लेकिन जब पुराना बॉल होगा, स्विंग नहीं होगा, तो ही वोंट बी अफेक्टेड। तो मेरे ख्याल में उनको मुजीब की जगह नया बॉल करना चाहिए, एंड ही कैन गेट देम विकेट्स। एक जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो था नबी ने जो 1 ओवर में 18 दी। जी बिल्कुल सर। वहाँ से गेम का सारा मोमेंटम शिफ्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे अगर वो पकड़ लेता, अच्छे बॉल गले 2 आउट, तो उसने भी कुछ नहीं किया। तो मतलब उनका जो बॉलिंग थी प्रॉपर उसने डिसअपॉइंट किया। कर दिया वो, मेरे ख्याल आज तक उनको कैरी उनकी लेगेसी की वजह से ही कर रहे हैं। और शायद चलो आप में से कोई भी एक जवाब दे, इमाद जवाब दे दे कि जब एक इंसान ने एक पूरी टीम खड़ी की, अफगानिस्तान को जो नाम आज मिला है जो उनकी क्रिकेट टीम को, वो शायद उसके अंदर नबी की या राशिद की बहुत कंट्रीब्यूशन है, जो उनके बोर्ड के साथ चैलेंजेस है, हर चैलेंज है। आपको लगता है लेकिन अब आप उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते, तो सिर्फ लेगेसी की वजह से टीम में कैरी करना चाहिए? नहीं, कभी भी नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर नबी भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अगर परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे तो टीम में नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नबी भाई को तो होना चाहिए, नूर को होना चाहिए इस टीम में। नूर इज़ अ क्वालिटी बॉलर, और जब आपके दोनों एंड से मिस्ट्री होगी तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। तो राशिद के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर है, आउट भी करे वो और रन्स भी रोके, बिल्कुल, तो इससे और रन्स करे भी, और नूर अगर आ जाता है तो नूर मिडल ओवर्स में वो विकेट्स भी लेता है। बेशक वो थोड़ा सा एक्सपेंस आता है, लेकिन जो मिस्ट्री क्रिएट होगी ना, उससे बहुत इफेक्ट होगी। हाँ जी, एग्जैक्टली। वो फजल की भी बात थोड़ी सी मैं करूँगा कि इज़ वेरी गुड व्हेन बॉल इज स्विंगिंग मूविंग अराउंड, बट जब नहीं स्विंग मिलता ना, नॉर्मली आपको वाइड बॉल क्रिकेट में कम ही मिलता है, तो वहाँ पे ही स्ट्रगल्स। वो जो मैं हार्ड लेंथ की बात कर रहा था, इनको भी इतना कंट्रोल नहीं है कि ये ओके बॉल स्विंग नहीं हो रहा, लेट्स स्विच टू प्लान बी, हार्ड लेंथ्स, स्लो वंस, तो वो अभी इनमें भी मिसिंग एलिमेंट है, तो ही नीड्स टू लर्न दैट। पहले 2 बॉल स्विंग हुए उसके जी, बस उसके बाद एक चौका लगा, फिर उसका स्विंग बंद हो गया। आजकल क्रिकेट में वही पहले 2-3 बॉल या मैक्सिमम 1 ओवर एक चौका लग जाता है। ऐसे भाई आजकल की बॉल जैसी है कि अब स्विंग नहीं होता, फिर आपको अपनी स्किल्स से बचना पड़ता है, स्किल से, अपने दिमाग से। राइट, तो ठीक है, जबरदस्त। पाकिस्तानियों के पास इस तरह का स्किल है ये नहीं है, मेरे ख्याल पाकिस्तान के गेम के ऊपर ही वो है। वो सलमान मिर्जा इज गुड। जी बिल्कुल, सलमान मिर्जा is good, you know, he drifts it away from the batter. I think that's something that we probably rely on as well. हम जरा एक और छोटा सा वक्फा लेंगे, वापस आते हैं। इंग्लैंड और नेपाल का बड़ा तगड़ा मैच चल रहा है और उसके ऊपर बात करते हैं, और फिर इनसे कुछ प्रेडिक्शंस लेते हैं कि यार जो आगे होने वाली गेम्स हैं उनके ऊपर ये क्या सोचते हैं कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। Alright, Khawateen, welcome back, and enticing game is underway as of now. It's in between England and Nepal, and looks like as if Nepal actually stands a chance of winning against England. What's wrong with England? We'll speak about it. 25 गेंदों के ऊपर 57 रन चाहिए नेपाल को जीतने के लिए इंग्लैंड से। इंग्लैंड ने 184 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पे, which is quite a lot for Nepal to kind of manage. तो 7 विकेटें भी हासिल की और इतने रन दिए नेपाल at 129 for 4 in 15.6 over. Whoever wants to take the lead, please go ahead. लेकिन नेपाल आई थिंक रिगार्डलेस रिजल्ट, मैं कल से कह रहा हूँ कि एसोसिएट मेंबर्स अगर बड़ी जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनको टफ टाइम भी देते हैं, बी कंपेटिटिव भी होते हैं, तो उनके लिए इसमें से दे विनिंग। तो नेपाल क्रिकेट इज़ ग्रोइंग। मैं 2 साल से वहाँ पे NPL खेल रहा हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ पे जितना क्रिकेट को लेके क्रेज़ है, जितना फ़ैन फॉलोइंग है, और जितना वहाँ पे आगे बढ़ने की क्रिकेट को लेके वहाँ पे पैशन है, तो मेरे ख्याल में आने वाले सालों में आप देखेंगे नेपाल ग्रोइंग। जैसे अभी हमने अफ़गानिस्तान को इमर्ज होते हुए देखा है ना, तो आने वाले सालों में मुझे लगता है कि नेपाल इज़ अ कंट्री जो हमारे इस रीजन से आगे इमर्ज करके आएगी। तो रिगार्डलेस के अभी क्या रिज़ल्ट आता है, आई थिंक कि नेपाल ने बहुत अच्छा टफ टाइम दिया है इंग्लैंड जैसी टीम को, और क्रेडिट टू देम। अभी भी इट लुक्स लाइक दे कैन मेक इट। उनके पास अभी जो आने वाले 1-2 बैट्समैन हैं, दे कैन हिट बिग बॉल। गुलशन झा, हाँ जी, करण, तो जी करण केसी जो उनके पुराने स्किपर थे, वो भी ही कैन हिट लॉन्ग बॉल। तो गुड गेम फॉर नेपाल, बट इंग्लैंड को सेम टाइम सोचने की ज़रूरत है कि अगर नेपाल के अगेंस्ट इस तरह विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट उनको मार्जिन से जीतना चाहिए, या वो कहते हैं ना वन साइडेड होना चाहिए, बट आजकल आप हो नहीं रहा। अब ये जो वो पहले होता था, अब एसोसिएट कंट्रीज़ ने जितनी, और मैं कल भी एक बात की थी कि लीग क्रिकेट हैज़ हेल्प देम। उनके प्लेयर्स ने बाहर जाके जब क्रिकेट खेलनी शुरू की, सीखी, तो दैट रियली हेल्प। वो चाहे आप
आयरलैंड की बात करें, आप स्कॉटलैंड की करें, आप नमीबिया को देख लें, यूएसए को देख लें, अभी नेपाल की। सो दीज कंट्रीज़ आर ग्रोइंग और ये अच्छा है, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा है कि वो ये नहीं होना चाहिए मैच से पहले ही पता हो यार कि इस टीम ने जीतना है। तो अभी तक जितनी भी एसोसिएट टीम्स खेली हैं वो मैच नहीं जीते, बट जितने भी मैच हुए हैं आप देखें कि उन्होंने टफ टाइम दिया है बड़ी टीम। एग्जैक्टली और इफ आई एम नॉट रॉन्ग मेरे ख्याल नेपाल की बात करें, इन्होंने एक वेस्ट इंडीज के खिलाफ बायलैटरल सीरीज खेली थी जिसके अंदर वेस्ट इंडीज को मेरे ख्याल शायद हराया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद इंग्लैंड और नेपाल की बात करते हैं, या इससे पहले कभी T20 इंटरनेशनल इन्होंने मैच आपस में खेला नहीं है, बट लुक्स लाइक दैट दे आर डूइंग अ गुड जॉब। मैं जरा इमाद से भी पूछना चाहता हूँ, इंग्लैंड एक ऐसी टीम है इमाद जिनको हमने डोमिनेट करते हुए देखा, उनका बैस बॉल फार्मूला फिर हमने आते हुए देखा और ऐसा लगा कि शायद इनको अब कोई हरा नहीं सकता। बट द डाउनफॉल दैट वी हैव सीन नाउ, हैरी ब्रुक जो है उनके कप्तान भी है, वो भी अंडर हीट ही रहते हैं अब आजकल, बट उनकी आज एक फिनोमिनल इनिंग्स हमें देखने को मिली। आपके ख्याल में इंग्लैंड क्रिकेट की डाउनफॉल की क्या वजह है? आई थिंक 2015 से 2022 तक इंग्लैंड ने बहुत डोमिनेट किया वाइट बॉल क्रिकेट, वनडे T20। अभी वनडेज में आप देख लें वो नंबर 8 पे, तो इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो द रीज़न, वो खेलती भी एग्रेसिव है, सारा कुछ है, उनकी इतनी पॉलिटिक्स भी नहीं है टीम के अंदर। आई थिंक बेन स्टोक्स के कैप्टनसी से, या जब जॉर्ज बटलर थे उनकी बेन स्टोक्स के बाद आई थिंक मुझे लगता है, या मॉर्गन के बाद ट्रांजिशन अभी भी चल रही है। जो उनके की प्लेयर्स थे जो 2015 से 2022 जिस सारा की हम बात कर रहे हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो रिटायर हो चुकी है या वाइड T20 क्रिकेट से साइड पे हो चुके हैं। तो वो भी एक रीजन है, रीबिल्डिंग जो हमारी हमेशा चलती रहती है पाकिस्तान क्रिकेट की, उनकी मुझे उनकी अब चलना शुरू हुई है। बैथल है हाँ जी, जो यंगस्टर आई थिंक वो बहुत खतरनाक प्लेयर है इनका, वो आई थिंक दुनिया में डोमिनेट करेगा। ब्रुक्स मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, आपसे ऑफ एयर भी बात कर रहा था कि हैरी ब्रुक्स सबसे डेंजरस प्लेयर है दुनिया क्रिकेट में। मुझे लगता है कि वो तीनों फॉर्मेट में सबसे डेंजरस प्लेयर हैं अभी तक पूरी दुनिया में। सो या बट मैं बॉलिंग इज अ कंसर्न मेरे ख्याल बॉलिंग हमेशा से रहा है क्योंकि फिटनेस इश्यूज भी हैं उसमें, नॉट फिटनेस इशू। अच्छा मुझे ना, हमें आप देखें जब इन्होंने डोमिनेट भी किया ना, तो डोमिनेट इनकी जो डोमिनेंसी वो बिकॉज ऑफ देयर बैटिंग थी। बॉलर उनके मतलब आदिल रशीद was known as a good white ball leg spinner. Other than that आप किसी को नहीं कह सकते कि कोई रैंकिंग में नंबर 1 T20 बॉलर रहा हो, या वर्ल्ड वाइड जैसे लीग क्रिकेट में जब आप T20 के बड़े बॉलर होते हैं तो आपकी डिमांड होती है ना, तो आप आई हार्डली रिमेंबर एनी नेम जिसको मैं कहूँ यार कि ये किसी भी लीग की आउट ऑफ चॉइस है। तो मुझे लगता है कि वाइड बॉल की क्रिकेट, यस दे वेरी गुड, 4-डे क्रिकेट के बड़े अच्छे बॉलर होते हैं, वो लाइन और लाइन स्विंग, बट वाइड बॉल की जहाँ एक्सपर्टीज की बात आती है तो मैं आई डोंट रिमेंबर एनीवन को बड़ा T20 का बॉलर। और एसोसिएट नेशन देखें, जैसे आपको याद है कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा जा रहा हूँ, जब फुटबॉल में अब ये हो रहा है कि पता नहीं है कौन सी टीम जीतेगी। सऊदी अरेबिया अर्जेंटीना को हरा दिया था, अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत गई थी। मतलब आजकल ऐसे ही है कि आप किसी को कह नहीं सकते कि 100% ग्रो कर रही है ना, 70-30, 80-20 ग्लोबली ग्रो कर रही है, 60-40 अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो रही है। Exactly, and I think this is exactly what actually makes it interesting for us as viewers or as fans of the sport as well. अगर one sided मेरे ख्याल है इंटरेस्ट भी नहीं रहता, but for now Nepal needs 46 runs on 18 balls. It's a close call. अगर चल गया किसी का बल्ला तो मेरा ख्याल है काफी काम तबाही की तरफ जा सकता है। वेरी क्विकली मैं जरा अब जाता हूँ क्योंकि आखिरी 5 मिनट आप बिजी भी हैं, आपको कहीं जाना भी है, तो इसलिए हम जरा अपने अगले प्रेडिक्शन कॉर्नर की तरफ चलते हैं। सो उसके बाद रात को जो गेम होगी ग्रुप बी की, वो होगी श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड, और ये मुझे लगता है एक क्लोज कॉल और एक टफ गेम होगी। व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? क्या लगता है आपको, और कि कौन जीतेगा, कौन जो है वो एक बेहतर टीम नजर आ रहा है? श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड, आई मीन श्रीलंका इज प्लेइंग एट होम, ऑब्वियसली वो जो होम एडवांटेज है उनके पास होगा। आयरलैंड भी जो है एसोसिएट है, बट स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। काफी सारे खिलाड़ी उनके इंग्लैंड टीम में ही खेलते हैं, बट स्टिल या गो अहेड। और सेकेंडली ये कि देखें अर्ली ऑन टूर्नामेंट है, तो कोई भी टीम अच्छा कर सकती है, तो इट विल बी गुड कॉन्टेस्ट, और लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट, व्हाट द आउटकम। सो श्रीलंका और आयरलैंड, आई थिंक श्रीलंका होम एडवांटेज है उनको, स्पिनर्स उनके पास थोड़े बेहतर हैं आयरलैंड के, क्योंकि आयरलैंड यस गुड टीम बट इन कंडीशन के इतने यूज टू नहीं है, उनके पास स्पिनर के खिलाफ बैटिंग करने की, और उनके अपने स्पिनर्स को इतने तगड़े नहीं हैं। सो आई गेस दे आर गुड टीम बट श्रीलंका हैज़ अ अपर हैंड। एग्जैक्टली सही बात भी। 3 ओकेजन्स के ऊपर श्रीलंका और आयरलैंड जो है वो आमने सामने है, जिसमें 3 ओकेजन्स के ऊपर श्रीलंका जो है विक्टोरियस रहा है। सो आर यू गोइंग टू साइड विद श्रीलंका? लेकिन 3 प्लेयर्स, हैरी टैक्टर, टिम टैक्टर और टकर ये बहुत डेंजरस प्लेयर हैं। ये इनके साथ, इनके खिलाफ भी मैं खेला, उनके साथ भी, तो ये वॉच आउट फॉर देम।
Watch out for them, Sri Lanka. This is Imad Wasim's message. अब चलते हैं जी कल की गेम्स की तरफ। मेरे ख्याल उस पर आता है, तो यानी कि आप तीनों जो है वो श्रीलंका के साथ साइड कर रहे ये हैं। आज रात की गेम थी। जी जी, आज अब रात की कल गेम की है। आप जरा पूछें। कल के 3 मैचेस के सिर्फ प्रेडिक्शन देनी है आपने कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सो पहला जो गेम होगा वो इटली वर्सेस स्कॉटलैंड होगा। इटली फाइनली हम इटली को खेलता देखेंगे। उसके बाद ओमान वर्सेस जिम्बाब्वे होगा और उसके बाद जो है वो कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा। तो जो आपको लगता है कि यार कौन जीतेगा, मुश्किल है वैसे इसमें, इटली वर्सेस स्कॉटलैंड में दसो कौन जीतेगा। आई थिंक स्कॉटलैंड, इटली जस्ट अच्छा जी, टीम। चलो जी, सुहेल भाई का कहना है सबका स्कॉटलैंड, सबका स्कॉटलैंड है, तो फिर मुझे इटली करना पड़ेगा अपना जी। अच्छा जी, अगले की तरफ चलते हैं। आप भी स्कॉटलैंड? मतलब आपने हर दिन अपनी डेट Naturally इनकी Scott- और मदद क्या अलग करें बनानी फिर, है। क्या करें, बनाए मजबूरी है ना, क्योंकि वो Naturally फोन वाला Scott- जो वो फोन जो है वो आप फाइनली सुनने में आया कि मिल रहे, बनना शुरू हो गया। हाँ वो मिल रहे ऑर्डर हैं, चला गया है। वो खबर हो गई है। अच्छा, इटली की confirm टीम है। में भी ज्यादा पाकिस्तानी खेल रहे हैं ना। ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन? ऑजीज या अच्छा जी, ओमान वर्सेस जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे ओमान, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ओमान। ओमान आए जी, अपसेट भी तो करना है। Upset भी एक करना है। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी गेम है कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, चलो मेरी बारी पहले। साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द फेवरेट इन द टूर्नामेंट। बोलो वो नहीं बोल रहे कनाडा। साउथ अफ्रीका, हाँ जी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और नहीं कनाडा। नहीं नहीं, ये तो वन ऑफ द टूर्नामेंट फेवरेट है मेरे। एग्जैक्टली, बिल्कुल है। और वन ऑफ द टॉप 4। यू नो ये अगर साउथ अफ्रीका के बाद एडम मार्कर हो, क्विंटन डिकॉक हो, मार्को जेंसन हो, जॉर्ज लिंडे हो, ये बड़ी तगड़ी टीम है। Davis. सो आई थिंक certainly yes, exactly, Lungi Nigidi ho. I know. So quite a lot, ladies and gentlemen, on the plate, and certainly we hope that you're enjoying Dugout on Tamasha, Maiko, and watching us on Geo Super Live. I think it's wonderful to be over here amongst these amazing legends and superstars and cricketers who actually always, whenever they speak, make sure that they're very well articulated, very well versed, and very well researched. That's exactly our unique selling point. Until next time, look after yourselves. Allah Hafiz, gentlemen. Thank you so much. Thank you so much for being with us. Thank you. Thank For you. each and every one of you, ladies and gentlemen, please make sure that you stream us tomorrow once again as well. We'll be live on Dugout. Until next time, look after yourselves. Allah Hafiz. Fi Aman Allah.